Hello everyone, I'm Abhishek from Minerva and today we are just going to start the mirror formula. That means we have already covered that mirror formula when we have done lots of numericals also. But how the mirror formula comes, that will prove in today's class. Actually this type of questions doesn't come at your exam, but we are just proving that mirror formula for your knowledge. Okay, so suppose we are just making a concave mirror at first. So for the case of concave mirror, we are just proving that. For that case, this is our principal axis, this is the pole, that's our focus, that is the center of curvature. Now, if you are placing an object beyond of the center of curvature, where the image will be formed? It will be formed obviously between of center of curvature and focus, right? So, I was just making the ray diagram in a different way. Like that our ray is coming to that of pole and it is moving like that. Okay, so it may happen. So this is the incident ray, this is the reflected ray, and another ray that is entering through that of center of curvature, and whatever the part that is followed by this ray, the reflected ray will follow the same path. मतलब जिस रास्ते में वो गया था उसी रास्ते में वो वापस आएगा, राइट? नाउ इसका जो हाइट है वो हम लोग दे देते हैं, दिस इज अवर ए बी, द ऑब्जेक्ट इज नेम्ड एज ए बी. हम लोग को प्रूव करना है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट? तो यहाँ पर जो आपका इन्वर्टेड इमेज जो बनता है उसको हम लोग ऐसे देते हैं, दिस इज आवर ए डैश एंड इन दिस केस दिस इज आवर बी डैश, राइट? वी हैव जस्ट नेम्ड दैट. नाउ in this case, what you have to do? The first thing that to prove, you have to just remember some of the principles that you have used in the chapter of triangles of your class 10. That is the similarity criterions. Now, in this case, we are just using two of the triangles. One triangle that is of this one that I am naming over here, this one that is of ABP. This triangle actually. This is ABP, we are using that is from triangle ABP, and there is another that is of A dash B dash, right? Now in that case, what is happening, that is of triangle A dash B dash and P. What we have to do? The first thing, you have to just prove that these two triangles are similar. सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए हम लोग डबल एंगल क्राइटेरियन का यूज करेंगे. पहला चीज देखिए, इन दोनों ट्राइंगल का बोल सकते हैं कि दैट एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. क्यों? क्योंकि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट? तो हम लोग नाम देके लिखते हैं कि बी पी ए इज इक्वल्स टू ए डैश पी बी डैश. क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? दूसरा एंगल क्या हो सकता है कि देखिए ए वाला एंगल तो आपका 90 डिग्री है, राइट? सिमिलरली बोल सकते हैं कि ए वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री है. तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं बी ए पी दैट इज इक्वल्स टू पी ए डैश बी डैश. दैट मीन्स ईच ऑफ द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. तो दोनों एंगल आपको मिल गया. इसके बाद आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपका सिमिलर हो गया. तो ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी बाय डबल एंगल क्राइटेरियन. बाय डबल एंगल क्राइटेरियन वी कैन प्रूव दैट. अगर ये प्रूव हो जाता है, प्रूव किस लिए कर रहे हैं हम लोग? इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव इसलिए कर रहे हैं ताकि गेट द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, राइट? दैट मीन्स यहाँ पर आने के बाद हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए बी बाई ऑफ ए डैश बी डैश, ए बी बाई ऑफ ए डैश बी डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए पी बाई ऑफ ए डैश पी, राइट? ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स अगर आपका सिमिलर हो जाता है देन आप साइड के रेशियो को इक्वल बता सकते हो. तो पहला वाला ट्राइंगल का ए बी बाई ऑफ ए डैश बी डैश डिवाइडेड इक्वल्स टू ए पी डिवाइडेड बाई ए डैश पी, ऐसे हम बोल सकते हैं. दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. सिमिलरली और एक ट्राइंगल्स का पेयर है जिसको आपको बताना है कि वो दोनों सिमिलर होते हैं. कहाँ पे? ये दोनों पेयर्स, राइट? मतलब हम बात कर रहे हैं ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी
and triangle A dash B dash C, triangle A dash B dash C, इन दोनों के लिए, राइट? तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर है। इन लोगों के पास ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका इक्वल है, या फिर आप 90 डिग्री को भी इक्वल बता सकते हो। तो सिमिलरली बोल सकते हैं कि आप सिमिलरली डायरेक्टली लिख दो कि ये दोनों ट्राइंगल आपका कंग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट होते हैं तो आप बता सकते हो कि ए बी बाई ऑफ ए डैश बी डैश, इसका जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल्स टू ए सी बाई ऑफ ए डैश सी, राइट? ये आपका बन जाएगा एक्सप्रेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग को एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 2 इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन दिखा है, राइट? इन दोनों में देखिए एक चीज तो आपका कॉमन है, ए बी बाई ए डैश बी डैश का रेशियो। अगर ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए पी बाई ए डैश बी होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों तो आपका आपस में इक्वल होगा फ्रॉम एक्सप्रेशन नंबर 1 एंड एक्सप्रेशन नंबर 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या बोलेंगे कि ए पी बाई ऑफ ए डैश पी इक्वल्स टू ए सी बाई ऑफ ए डैश सी, राइट? ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इसी एक्सप्रेशन को लाने के लिए हम लोग ऐसे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे थे। अब आपको अगर ए वाला रेशियो मिल जाता है देन यहाँ से आपको पहले रिकॉग्नाइज करना है कि ए पी क्या है, ए डैश पी क्या है, ए सी क्या है, ए डैश सी क्या है। तो ध्यान से देखिए फिगर को, अगर हम ए पी की बात करें, ए पी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट? तो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग के पास AP जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट? AP is the object distance, it is expressed as U, right? Similarly, A dash P क्या होता है? A dash P is image distance, right? A dash P is image distance, it is represented as V. Now, उसके बाद आप देखिए AC आपका कोई डिस्टेंस बनता है? AC कोई डिस्टेंस नहीं बनता है, तो AC को हम लोग को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। तो AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं इट इज इक्वल्स टू AP माइनस ऑफ CP। ध्यान से देखिए फिगर को, AC को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू AP माइनस ऑफ CP। तो AP माइनस CP अगर हम लोग बोलते हैं तो यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि AP इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and CP is twice of focal length because CP is the radius of curvature। तो radius of curvature का यहाँ पे उतना कोई यूज है नहीं, राइट? क्योंकि हम इसको ऑब्वियसली फोकल लेंथ को हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं, पर हमको पहले इसको प्रूव करना है, राइट? दैट इज 1 by v plus of 1 by u equals to 1 by f. So that's why I'm just writing CP as twice of focal length. Similarly, A dash C को आप क्या लिख सकते हैं? A dash C को ध्यान से देखिए, A dash C को क्या लिख सकते हैं कि आपका CP माइनस ऑफ A dash P, राइट? CP माइनस ऑफ A dash P अगर लिखते हैं तो CP आपका यहां से यहां तक और A dash P आपका यहां से यहां तक। CP से अगर A dash P चला जाता है तो आपका A dash C रहेगा। तो CP क्या है? CP इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। और A dash P क्या है? A dash P ध्यान से देखिए, A dash P आपका इमेज डिस्टेंस है। तो ऐसे आपको सारा का सारा डिस्टेंस मिल गया। तो इसके बाद काम क्या करना है? जस्ट सिमिलरली इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट? तो इक्वेशन क्या है आपके पास? हम जस्ट यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ा यहाँ पर, या ऑब्वियसली सो AP डिवाइडेड बाय ऑफ A dash P इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय ऑफ A dash C। तो इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। सो इट इज AP डिवाइडेड बाय ऑफ A dash P इक्वल्स टू, AC को क्या लिख सकते हैं? AP माइनस ऑफ CP, राइट? AP माइनस ऑफ CP। और A dash C को क्या लिख सकते हैं? CP माइनस ऑफ A dash P, राइट? अब सारा कुछ हमने लिख दिया, इसके बाद वैल्यू बिठाएंगे। वैल्यू बिठाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वी विल कैलकुलेट दैट। ध्यान से देखिए यहाँ पर AP डिवाइडेड बाय ऑफ A dash P। AP यहाँ पे क्या है? AP इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and A dash P is image distance equals to AP minus of CP, that is of U minus of 2F, right? And CP minus of A dash P, CP minus of A dash P is 2F minus of V, right?
सो इट इज 2f माइनस ऑफ v। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो u इंटू 2f माइनस ऑफ v इक्वल्स टू v इंटू u माइनस ऑफ 2f, राइट। सो 2fu माइनस ऑफ uv इक्वल्स टू vu माइनस ऑफ 2fv, राइट। देन इसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग कि u भी और u भी दोनों तरफ आ रहा है आपका। आप एक काम कीजिए, 2fu और 2fv को इधर लाइए, देन इट इज इक्वल्स टू uv प्लस ऑफ uv 2uv। तो सिमिलरली देखा जा रहा है कि 2 को हम कॉमन लेके काट सकते हैं, तो 2 कैन बी टेकन एज कॉमन, सो इट इज fu प्लस ऑफ fv इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ uv, सो 2 कैन बी एलिमिनेटेड, राइट। नाउ अब जो इक्वेशन आपके पास है इसको क्या करना है, बोथ साइड UVF से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसके नेक्स्ट लाइन में FU प्लस ऑफ FV इक्वल्स टू UV, इन दोनों को बोथ साइड अगर आप UVF से डिवाइड करते हैं तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, इफ यू डिवाइड इट बाय पार्ट्स देन यू विल गेट 1 by V प्लस ऑफ 1 by U इक्वल्स टू 1 by F। सो फाइनली ऐसे वो प्रूव हो जाता है। दिस इज द मिरर फॉर्मूला दैट 1 by V प्लस ऑफ 1 by U इक्वल्स टू 1 by F। तो इस तरीके से हम लोग मिरर फॉर्मूला को प्रूव किए, जो कि काफ़ी आसान था। तो पहले हम लोग को क्या करना है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स को आपको ले लेना है। पहला सिमिलर मतलब दो ट्राइंगल्स को ले लेना है, उसके बाद उन दोनों को सिमिलर कर देना है। तो पहला ट्राइंगल जो लेना है ABP लेना है, उसके साथ क्या लेना है कि A', B', P लेना है। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के बाद आपको साइड का रेशियो मिल जाता है, राइट। और एक बार क्या करना है, इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स को आपको ले लेना है, इनको सिमिलर करने के बाद आपको दूसरा और एक साइड का रेशियो मिल जाता है। वहां से आपको मेनली ये वाला रिलेशन लाना है, AP/A' इक्वल्स टू AC/A'। वहीं से अगर आप सारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, वो सारा वैल्यू बिठाने के बाद व्हेन यू जस्ट कैलकुलेट यू विल गेटिंग दैट आंसर, राइट। सो नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, क्या होता है, उसके बाद जो भी लॉज वहाँ पे इन्वॉल्व है वो सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। नाउ so we are just starting refraction, right? So refraction, what is refraction? Till now we have just studied that what is reflection. Now it is refraction. That means if you are having two mediums, that means this is our medium 1, right, and this is our medium 2. So these are the two transparent medium. अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम यूज किए हैं, सो ऑब्वियसली द लाइट रे विल पास थ्रू द मीडियम 2. दैट मीन्स इफ अ लाइट रे इज कमिंग लाइक दैट, then obviously some of the part will be reflected but the rest of the part will be refracted through the medium. That means if you just draw a perpendicular, then the light ray is bent like somehow in this case. Now this is the angle of incidence and this is the angle of refraction. So in this case you can see that the two transparent medium are used, and if the light ray is coming to the boundary of this two transparent medium, then the light ray is passing through the medium 2. That means in this case the phenomena is known as a refraction. अब बात ये आती है कि मीडियम 1 और मीडियम 2 ये दोनों मीडियम हम लोग यूज किए हैं, तो यहाँ पर ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इट कैन बी टोल्ड बिकॉज एज यू कैन सी दैट द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे इज लाइक दैट, राइट. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट थिंग जस्ट कीप ऑन योर माइंड. सो जैसे कि हम लोग का था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ जो है दैट इज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. जैसे रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, वैसे यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होगा. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ जो है दैट इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर ऑन द सेम प्लेन, राइट. एक ही प्लेन में है तीनों. तो पहला लॉ जो लिखेंगे दैट इज द इंसिडेंट रे
incident ray, the refracted ray and the normal are on a same plane, right? तीनों का तीनों सेम ही प्लेन में है। दूसरा लॉ जो बोला गया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्नेल्स के लॉ से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वो क्या है कि इफ यू आर टेकिंग साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, अगर आप इंसिडेंट एंगल का साइन लेते हैं और रिफ्रैक्टेड एंगल का भी साइन लेते हैं, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट साइन आई एंड साइन आर, फिर उन दोनों का रेशियो निकालते हैं, देन द रेशियो विल बी कांस्टेंट। दैट मीन्स आई कैन से दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction is constant, right? यही एक्चुअली स्नेल्स लॉ है, जहां पे बोला गया है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब हम बोलना चाहते हैं कि साइन आई बाय ऑफ साइन आर दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का एक नाम है जिसको हम लोग म्यू के नाम से जानते हैं, राइट? किसी किसी बुक में आपको दिखेगा कि वो n से रिप्रेजेंट किया गया है, आपको दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। हम एक्चुअली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, किसी किसी बुक में n से भी किया गया है। तो इस म्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कितना रिफ्रैक्शन हुआ है, जैसे कि लाइट रे कितना बेंट हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइट रे बेंट क्यों होगा। लाइट रे बेंट इसीलिए होता है कि ये दोनों मीडियम का जो, इन दोनों मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो अलग है, राइट? मीडियम 1 से मीडियम 2 ऑप्टिकली रेयरर हो सकता है, ऑप्टिकली डेंसर हो सकता है। तो यहाँ से दो नए टर्म हम लोगों को मिलता है, दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इन दोनों का भी डेफिनेशन हम लोग जानेंगे नाउ। तो अभी अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की, तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम उसी को बोलेंगे जहां पर लाइट का स्पीड काफी ज्यादा होगा कंपेरेबल टू अनदर मीडियम, राइट? मान लेते हैं कि यहाँ पे मीडियम 1 आपका रेयरर मीडियम है, मतलब ऑब्वियसली मीडियम 1 में लाइट का स्पीड ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। मतलब द मीडियम इन विच लाइट स्पीड इज ग्रेटर, लाइट स्पीड इज ग्रेटर, राइट? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम उसी को बोलेंगे जहां पर लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे? कि द मीडियम इन विच लाइट स्पीड इज लेसर, राइट? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम उसी को बोलेंगे जहां पर लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उसी को बोलेंगे जहां पर लाइट का स्पीड कम होगा। अगर आपका मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट आपका आ रहा है, तो ऐसा मतलब नहीं कि मीडियम 1 को रेयरर ही होना पड़ेगा, मीडियम 2 को डेंसर ही होना पड़ेगा। आपका लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर आता है तब भी रिफ्रैक्शन होता है, डेंसर से अगर रेयरर में जाता है तब भी रिफ्रैक्शन होता है, पर दोनों का अलग रूल है। ताकि रेयरर से डेंसर में जब आता है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंट होता है। इफ द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? एंड suppose in this case I will just give you an example when the light ray is coming from the rarer medium to denser medium, as well as when the light ray is coming from the denser medium towards the rarer medium. Okay, तो हम लोग दो तरीके का रिफ्रैक्शन जानते हैं और वहां पे प्रूव करेंगे कि
अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो वहाँ पे लाइट रे, जैसे कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो रिफ्रैक्टेड रे आपका नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो पहला कंडीशन जो आता है यहाँ पर लाइट रे, ये आपका रेयरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है और लाइट रे ऐसे बेंट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, तो यहाँ पर ए वाला एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, राइट। तो हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। कैसे प्रूव करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि साइन आई बाई ऑफ साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, राइट। मान लेते हैं कि रेयरर ए वाला मीडियम 1 है, ए वाला मीडियम 2 है, राइट। तो इसको लिखने का एक तरीका है, अगर आपका लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे? दैट इज ऑफ म्यू ऑफ 2 1, राइट। दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जैसे कि ये मेजर करता है कि लाइट रे कितना बेंड हुआ है, राइट। नाउ अब साइन आई बाई ऑफ साइन आर इक्वल्स टू, अगर हम लोगों ने लिखा है म्यू ऑफ 2 1, राइट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ऑफ म्यू 2 डिवाइडेड बाय ऑफ म्यू 1, राइट। अब म्यू 2 बाय म्यू 1 इसका जो रेशियो है फॉर दिस केस when the light ray is coming from the rear medium and it is getting refracted and the light ray is getting bent towards the normal, then in that case that ratio will be greater than of 1. That means mu 2 by mu 1, if it is greater than of 1, then mu 2 will be greater than of mu 1, right? If mu 2 is greater than of mu 1, so I can say that sin I will be greater than of sin R. क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि देखिए कि इस तरफ साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो था वो तो कांस्टेंट है। अगर ए वाला रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है तो ए वाला रेशियो भी ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब साइन आर ग्रेटर देन साइन आर होगा, दैट मीन्स आई ग्रेटर देन आर होगा। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपका लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। सिमिलरली दूसरा केस भी हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहां पर और एक, जैसे यहां पर हम इसको डेंसर मीडियम मानते हैं कि ये डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है, ठीक। तो डेंसर मीडियम और यह है रेयरर मीडियम, तो यहां से अगर लाइट रे अगर ऐसे आता है तो इस पॉइंट पे, इस बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन हो जाने के बाद ये ऐसे चला जाता है, दैट मीन्स इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, सो इन दिस केस दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हम लोग वो रेशियो लेते हैं दैट इज ऑफ साइन आई बाई ऑफ साइन आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? म्यू ऑफ, ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है, राइट। तो यहां से भी हम देख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ 2 1, राइट। नाउ इट कैन बी रिटन एज म्यू ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ऑफ म्यू ऑफ 1, राइट। So in this case, when the light ray is coming from the denser medium and it is getting refracted, it is bending away from the normal. It is going away from the normal. So in this case, that ratio will be less than 1. That means I can say one thing, that mu 2 will be less than of mu 1. First thing. Then obviously sin I will be less than of sin R. So obviously I will be less than of R. If angle of incidence is less than of angle of refraction, so that we can say that the light ray is bending away from the normal. After the refraction, the refracted ray is going away from the normal. So these are the two cases that you have to keep in mind, that when the light ray is coming from the rearer medium and it is getting refracted, so it is coming towards the normal. The light ray will be bending towards the normal. And if the light ray is coming from the denser medium and it is getting refracted, so the light ray will be going away from the normal.
दूर भाग जाएगा अगर वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा है तो, राइट. नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Now we are just discussing about the refraction and the refractive index. Now suppose for the case of refraction we are just assuming this is the rarer medium and this is the denser medium. Okay, so for that case if the light ray is coming like that, so after the refraction it will bend towards the normal. So the diagram will be look like this. This is the angle of incidence and this is the angle of refraction. Now what we know about the refractive index, that refractive index is equals to the ratio of light speed in air to the light speed in that medium. That means if I want to find out the refractive index for this case, then in that case we should know that the rarer medium should be of air, and in this case the denser medium can be anything. It may be the water, it may be the glass, any kind of medium can the denser medium be. So if refractive index is equals to the ratio of C by V, that is the light speed in air divided by the light speed in that medium, then it can be expressed in a different way also, because C is expressed as the frequency multiplied by the wavelength of light in air, where the lambda 0 I have just written, it is equals to the wavelength of light in air. Okay, now the V can be expressed as the frequency of light multiplied by the wavelength of light in that medium. That means lambda is expressed for the case of wavelength of light in medium. You can write like that. So C is equals to F multiplied by lambda naught, where F is the frequency of light and lambda naught is the wavelength of light in air, and V is equals to the frequency of light multiplied by the lambda, where lambda is the wavelength of light in that medium. Now if we just divide these two expressions, then mu can be equals to C by V, it can be equals to lambda naught divided by of lambda. So expression like that we are just getting after comparing these two quantities. So if it is told to you that if the refractive index of water is 1.5, find the speed of light in it. So the question is like that, if the refractive index of water is 1.5, then the speed of light, then find the speed of light in it. So I have just written that question in an angle like that. So in this case, how you have to calculate? The refractive index of the water is given here as 1.5. So we have to find out the light speed in that medium. So for that case, we have to know that what is the light speed in air. In that case, if it is not told in the question that what is about the rarer medium, that means from which medium the light is entering, assume that it is the air. For this case, assume the light is entering from the air. Okay. Now, mu is equals to, we are having a formula of C by V. So it is equals to 1.5. What is C here? C is light speed in air. Light speed in air, that is of 3 into 10 to the power 8 meter per second. Or we can write it is of 3 into 10 to the power 10 centimeter per second, right? Actually it is used. Now it is of 3 into 10 to the power 8 divided by of V, it is equals to of 1.5. So what is the value of V? So V is equals to 3 into 10 to the power 8 divided by of 1.5. So after the division, what we are just getting, that is of 2 into 10 to the power 8 meter per second, right? So this is the velocity of light in water. So in this way you have to just go for the calculation. Now we will proceed in the same way, that what if the refractive index of water is 1.33, what will be the light speed in that medium? That means we just want to, oh shit, तो वाटर का तो 1.5 नहीं होता है,
cut that portion please. Refractive index of water is 1.33. The question. Cut that portion of this question from this. Actually पूरा erase करो, then बताओ. Now if we are having a question like that if the refractive index of water is 4/3, refractive index of water is 4/3, find speed of light in water. Find speed of light in water. So this is the question we have given to you. If the refractive index of water is 4/3, you have to find out the speed of light in water. For that case, what you know, what you don't know. That is mu equals to C by V. That expression you know. What is C here? C is the light speed in air. That is of 3 into 10 to the power 8 meter per second. Or it can be said as 3 into 10 to the power 10 centimeter per second. This expression is actually used. Now, mu of water, that is given as 4/3. So C is 3 into 10 to the power 8. We have to find out the value of V. So in that case, how can we find out that? So 4V is equals to 9 into 10 to the power 8. So V is equals to 9/4 into 10 to the power 8. That is of 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Right? So in this way, we will just find out the solution. Now, the next question can be, if the refractive index of glass is 1.5, that is given to you. For that case, you have to find out the speed of light in glass. Right? That type of question will be asked. Now we are just proceeding to a different type of question. Now in the next question, we are just going to discuss that one, that the refractive index of diamond is 2.42 and that of glass is 1.5. How much faster light travel in glass than in diamond? So in that case, why the question has been asked that how much faster light can travel in glass than in diamond. So obviously light का speed glass में ज़्यादा है, diamond में कम है. तो दोनों का refractive index पहले हम लोग लिख लेते हैं. Mu of G, that means refractive index of glass, that is of 1.5. Mu of D, that is the refractive index of diamond, that is of 2.42. Right? Now, in this case, the refractive index of glass is less than of refractive index of diamond. Right? अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो इसका मतलब यह है कि ग्लास में लाइट का स्पीड ज़्यादा है. ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी. सो द म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद दैट ऑफ लाइट वेलोसिटी. अगर किसी मीडियम में लाइट म्यू अगर ज़्यादा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है, तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा. इसका मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब डायमंड में लाइट का स्पीड कम होगा और पानी में ग्लास में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा. सो इन दैट केस वी कैन से दैट V of G will be greater than of V of D. What is V of G here? V of G is the velocity of light in glass. V of D is the velocity of light in diamond. Now, we have to actually find out the ratio of that. So, mu of G is having the expression as 1.5, right? So, it is equals to C by of V of G, that is equals to 1.5. So, this is our expression number 1. Now, mu of D equals to 2.42, right? If mu of D equals to 2.42, so it is equals to C by of V of D, it is equals to 2.42. This is our expression number 2. Right? So we have just got two of the expressions. Now what we'll do, we'll just divide them. That is expression number 1 divided by expression number 2. So we are getting C by of V of G divided by C by of V of D, that is equals to 1.5 divided by of 2.42. Right?
So in this case, C can be eliminated and we will be getting the ratio as V of D divided by of V of G. It is equals to 1.5 divided by of 2.42, right? So in this case, अगर मान लीजिए कि आपको कैलकुलेशन इसके बाद नहीं आता, इसके बाद क्या करेंगे कि आप ऐसे पॉइंट उठा के उसके बाद जीरो डाल के काटने की कोशिश करेंगे और इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, पर इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, right? As we are getting that 1.5 divided by 2.42, this ratio is obviously greater than of 1. So as you can see, this ratio of 1.5 divided by of 2.42, this ratio will be obviously less than of 1. So in that case, what can I say? That V of D by of V of G, this ratio obviously will be less than of 1. If that ratio is less than of 1, so we can say that V of D by of V of G, as it is less than of 1, so V of D will be less than of V of G. That means the velocity of light in diamond will be less than the velocity of light in glass. So in that case, you have to find out that how much faster light can travel in glass than in diamond. So what do you have to do? Now in that case, what you have to do, that is V of D divided by of V of G, that is equals to 1.5 divided by of 2.42. Now V of G divided by of V of D, that is of 2.42 divided by of 1.5, right? Now in that case, 15 whole square, that is of 2.25, 1.5 whole square, that is of 2.25. So obviously you will get the ratio that is approximately of 1.6. So I can say that V of G, that is of 1.6 multiplied by of V of D. So glass में light का जो speed होगा, that is 1.6 times the velocity of light in diamond. In this way you can solve. पहला चीज जो मैंने बताया कि अगर आप इन रेशियो का कैलकुलेट नहीं करते हैं, then you can answer, but in this question they have asked that how much faster light can travel in glass. So that's why हमको रेशियो को कैलकुलेट करना होगा in an easy way. You can give the approximate answer in this case. So V of D by V of G, we are just getting the ratio 1.5 by 2.42. As we know, it is difficult. So what we have done, we have just reversed both of the sides. So we are getting V of G by of V of D equals to 2.42 by 1.5. 1.5 का स्क्वायर सोचिए, that is of 2.25, तो obviously उससे थोड़ा ज़्यादा होगा. So we have assumed that the ratio should be of approximately 1.6. So velocity of light in glass is equals to 1.6 times the velocity of light in diamond. Now we are just proceeding to the next type of questions.